Fundamentals of statistics. In this video, we are going to discuss different types of statistic like parametric, non-parametric, descriptive, inferential statistic. As well as we also see different type of hypothesis like alternative, null, directional, non-directional, or probability and the level of significance, errors in decision making, that is type 1 error, type 2 error, with reference to the book Practical Statistics for Educators written by David Ruth. So let's start. फर्स्ट, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। देखिए, जब हम लोग स्टैटिस्टिक का बात करते हैं तो इसी को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक है पैरामीट्रिक, दूसरा वाला है नॉन पैरामीट्रिक। और जब हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का बात कर रहे हैं तो इसी का जो मीनिंग है, इसी का मीनिंग ये वर्ड में ही छुपा हुआ है, वो है पैरामीट्रिक। हो गया। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक जो है वो पैरामीटर के ऊपर बेस करके बनता है। क्या कि देयर आर सर्टेन पैरामीटर कि उसी को अगर फुलफिल कर पा रहा है हमारा जो डाटा, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक और वेरी सिंपल डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। Parametric statistics are applied to data derived from population that are assumed to meet four specific assumption। कि ये जो पैरामीटर जिसको कि ये मीट करना चाहिए, अगर नहीं मीट कर रहा है तो हम ये स्टैटिस्टिक को यूज नहीं कर पाते हैं। तो कौन कौन सा वो पैरामीटर है? जो सबसे पहला आता है, द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड मस्ट बी मेजर्ड ऑन एन इंटरवल एंड रेशियो स्केल। कि ये स्टडी में जो हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है वो वेरिएबल जो है वो कौन सा स्केल में रहना चाहिए? एक तो इंटरवल, नहीं तो रेशियो स्केल में रहना चाहिए। इसी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा डाटा वो अगर इंटरवल और रेशियो स्केल में है तो हम क्या कर सकते हैं? पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं। इसी का मतलब ये नहीं है कि डाटा सिर्फ ये स्केल में है, इंटरवल और रेशियो स्केल में है तो हम लोग पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। कि अगर ये चारों से चारों जो एजम्पशन है इसको वो फुलफिल कर पा रहा है हमारा डाटा, तो उसके बाद जाकर हम लोग पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक यूज कर पाएंगे, ना कि कोई एक एजम्पशन को फुलफिल करने से यूज कर सकेंगे। हो गया। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि ये डाटा हमारा इंटरवल और रेशियो स्केल में रहना चाहिए। दूसरा वाला जो है, इंडिविजुअल मस्ट बी रैंडमली असाइन्ड टू ग्रुप। हो गया। कि जो हमारा सैंपल है, जब डाटा हम लोग कलेक्ट जहां से किए हैं, वो सैंपल कैसे असाइन होना चाहिए? कि रैंडमली असाइन होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। ये है दूसरा अजम्पशन। तीसरा अजम्पशन को अगर हम देखें, द स्कोर मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद इसका मतलब क्या है? कि जो हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डाटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम लोग पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक यूज नहीं कर सकते। और तीसरा वाला एजम्पशन जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत ही इसी का महत्व है। और जो लास्ट जो एजम्पशन है वो कौन सा है? द वेरिएंस ऑफ द ग्रुप बीइंग कंपेयर आर सिमिलर। हो गया। कि जहां हम लोग यूज कर रहे हैं पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक, हो गया, जो ग्रुप को हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं, हो गया, ग्रुप विंग, वो दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए और वो ग्रुप्स क्या होना चाहिए? कि सिमिलर होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा वेरिएंस नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर हमारा जो एस डी है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एस डी ज़्यादा है तो हम वहाँ क्यों नहीं, क्या नहीं यूज कर सकते? कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक यूज नहीं कर सकते। हो गया। दीज आर द फोर एजम्पशन। इंटरवल एंड रेशियो स्केल में डाटा रहना चाहिए, रैंडमली असाइन होना चाहिए सैंपल, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ग्रुप, और उसके साथ साथ ये जो ग्रुप है उसका जो डाटा है उसी में ज़्यादा वेरिएंस नहीं रहना चाहिए, वो सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक आर अप्लाइड इन सिचुएशन where the data type or distribution do not meet the requirement फॉर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। कि देखिए, हम लोग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का बात कब करते हैं? जब
हमारा जो डाटा है वो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का जो एजम्पशन है, हो गया, जो पैरामीटर है उसको जब फुलफिल नहीं कर पाता है, हो गया, उसको जब सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तब हम क्या करते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक के बारे में सोचते हैं। और ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक में कोई एजम्पशन और जो हमारा प्रीफरेंस और जो पैरामीटर कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि हमको पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक में दिखने के लिए मिलता है। और इसीलिए ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक जो है इसी को एजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक और एजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक बोला जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक भी इसी को बोला जाता है, हो गया। और ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि जब हमारा डाटा ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। लेकिन बहुत बार हमारा डाटा इंटरवल और रेशियो स्केल में होता है, फिर भी हम लोग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं, क्योंकि जब डाटा नॉर्मल इंटरवल और रेशियो स्केल में होता है, लेकिन जो अदर एजम्पशन जैसे कि नॉर्मालिटी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, ये एजम्पशन को डाटा जब फुलफिल नहीं करता है, तब भी हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक को यूज ना करके नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक है उसी को और दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, दूसरा वाला है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है कि ये एक तरह का स्टैटिस्टिक है जहाँ की हम लोग डाटा जो है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व प्रोसीजर यूज्ड टू क्लासिफाई, organize and summarize numerical data related to a specific group और observation। कि देखिए, जब हम लोग कोई भी डाटा को क्लासिफाई, ऑर्गेनाइज और समराइज करने के लिए यूज करते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल डाटा को जब क्लासिफाई, ऑर्गेनाइज और समराइज करने के लिए यूज करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। और इसी का जो गोल हो गया, मेन गोल रहता है, वो कौन सा रहता है, टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड नो अटेम्प्ट इज मेड टू जनरलाइज दिस फाइंडिंग टू अदर सैंपल और पॉपुलेशन। कि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम लोग वो पर्टिकुलर ग्रुप जहाँ से कि हम लोग डाटा कलेक्ट किए हैं उनको सिर्फ डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, उसको सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ हम लोग कभी भी जो डाटा है और जो फाइंडिंग्स है उसी को जनरलाइज करने के लिए ट्राई नहीं करते, हो गया, जनरलाइज करने के लिए ट्राई यहाँ नहीं करते। अगर एग्जाम्पल के जैसे देखें, अब descriptive statistics include reporting the mean grade point, average GPA of student in biology ऑनर्स क्लासेस। कि देखिए कि बायोलॉजी का जो ऑनर्स है उसी क्लास में जो स्टूडेंट है उनका जो एवरेज मार्क है, एवरेज ग्रेड है, उसी को निकलना क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का एक पार्ट है। ठीक ऐसे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए डिस्ट्रिक्ट, हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, हो गया, और द एथनिक मेकअप ऑफ स्टूडेंट इन एट ए यूनिवर्सिटी, ये सब चीज जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। लेकिन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो कंप्लीटली अलग है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट है, उसी को हम लोग इन्फरेंस करते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, इन्फरेंस करते हैं। जैसे कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व्स स्टडिंग ए सैंपल selected from a defined population in order to draw conclusions and make inference about the population from which the sample is was chosen। कि देखिए, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक को हम लोग सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। क्यों सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो डाटा जो है वो एक पॉपुलेशन से कलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ डाटा जो है वो एक सैंपल से कलेक्ट हुआ रहता है, और उसी का जो फाइंडिंग्स है, उसी का जो कंक्लूजन है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इन्फरेंस करते हैं, वही पर्टिकुलर जो पॉपुलेशंस के लिए जहाँ से कि इस सैंपल को चूज किया गया है। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है और एक स्टेट है, एक स्टेट में बहुत सारे प्राइमरी टीचर हैं, और प्राइमरी टीचर्स जो है ये मेरा क्या है, पॉपुलेशन है, हो गया। यहाँ तो बहुत सारे टीचर, प्राइमरी टीचर है,
बहुत सारे तरह का है। तो मेरे लिए ये फिजिबल्स नहीं है कि मैं सारे के सारे टीचर से डाटा कलेक्ट कर पाऊँ। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, रिसर्च में कुछ सैंपल को उठाता हूँ। हो गया, कुछ सैंपल को उठाता हूँ, उनसे डाटा कलेक्ट करता हूँ। और इस टाइम हम क्या करते हैं कि डाटा को इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक के थ्रू एनालाइज करते हैं, और उसी का जो कंक्लूजन्स निकलता है, उसी का जो फाइंडिंग्स आता है, वो होल पॉपुलेशन मतलब वो स्टेट का सारे के सारे प्राइमरी टीचर के ऊपर जब हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, तो इसको हम लोग बोला जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। हो गया, यहाँ सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी डाटा को एनालाइज करते हैं, लेकिन वो जो फाइंडिंग्स निकलता है उसी को होल पॉपुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि इन्फ्रेंस करते हैं। द लॉजिक बिहाइंड inferential statistic is that because the sample is representative of the population, the statistical measure obtained from the sample can be used to estimate the corresponding population value। हो गया कि देखिए कि यहाँ हम ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं जो सैंपल जिसको कि हम चूज किए हैं, ये वही पर्टिकुलर सिलेक्टेड जो पॉपुलेशन है उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर पर्टिकुलर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ जो सैंपल स्टैटिस्टिक निकलेगा उसी का जो फाइंडिंग्स होगा वो पॉपुलेशन पैरामीटर का जो फाइंडिंग्स होगा उसके साथ एकदम क्या होगा, सिमिलर होगा और सेम होगा। ये लॉजिक हमको दिया जाता है और इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट, inclusion of descriptive statistic. Descriptive and inferential statistic are not mutually exclusive. Inferential statistic implicitly include descriptive statistic। कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि descriptive statistic एक अलग है और inferential statistic एक अलग है। ओके, ये दोनों एकदम अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो गया, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक को अगर हम देखिए तो वहां हम बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। When a sample is observed and measured, descriptive statistics are obtained from the sample, and inferential statistics take this information one step further by using it to estimate and describe the population to which the sample belongs। कि देखिए जब हम लोग एक सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ही काम आता है। हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ही काम आता है, लेकिन उसके बाद हम लोग को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो एक स्टेप अहेड लेकर जाता है, एक स्टेप आगे लेकर जाता है, जिसी के थ्रू कि हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फरेंस करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ए गिवन स्टैटिस्टिक as descriptive and inferential depends on its purpose। हो गया, तो इसीलिए हम अगर देखिए इस स्टैटिस्टिक का क्लासिफिकेशन को कि एक स्टैटिस्टिक ये इन्फरेंशियल है या ये डिस्क्रिप्टिव है, हो गया, ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसी का पर्पस, हम लोग कौन सा पर्पस में स्टैटिस्टिक को यूज किए हैं, वो पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक इन्फरेंशियल है कि स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। कि आप सभी को पता ही है व्हाट इज हाइपोथेसिस, कि ये एक तरह का एजुकेटेड गेस और हंच हम लोग बोलते हैं। ओके, सिंपल सा टर्म में। तो यहाँ बहुत सारे तरह का हाइपोथेसिस हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिक में जो यूज करते हैं वो मेजरली अल्टरनेटिव स्टैटिस्टिक, और दूसरा वाला हम लोग क्या बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस। क्या, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस हम लोग यूज करते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, दिस इज ऑफ्टन रेफर्ड टू सिंपली एज द हाइपोथेसिस और द रिसर्च हाइपोथेसिस। और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसी को हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस हम लोग बोलते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इट गाइड्स द इन्वेस्टिगेशन एंड गिव्स डायरेक्शन टू द स्टूडेंट स्टडीज डिजाइन। ओके, और ये जो हाइपोथेसिस है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो स्टडी जो हमारा है उसको गाइड करता है और एक हमको एक दिशा दिखाता है, हमारा डिजाइन को क्या करता है कि एक डायरेक्शन देता है कि इसी डायरेक्शन में ही स्टडी को करना चाहिए। दिस हाइपोथेसिस टिपिकली प्रेडिक्ट दैट ए रिलेशनशिप और डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल और ग्रुप। कि देखिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है कि ये हमको क्या करता है कि प्रेडिक्ट करता है कि देयर इज ए रिलेशनशिप
और देयर इज ए डिफरेंस, कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट है या एक तो डिफरेंस एग्जिस्ट है बिटवीन वेरिएबल और बिटवीन ग्रुप्स और एमंग वेरिएबल और एमंग ग्रुप। हो गया कि हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है हमको सिंपली एक रिलेशनशिप है और डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, इसका बारे में ही हमको क्या करता है कि इंफॉर्मेशन देता है। फॉर इंस्टेंस, an alternative hypothesis might predict a positive correlations between student reading fluency and the reading comprehension score। हो गया कि कई बार क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऐसे भी प्रेडिक्ट करता है कि एकदम पर्टिकुलर होकर कि पॉजिटिव कोरिलेशंस है कि स्टूडेंट रीडिंग फ्लुएंसी और उसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसी के अंदर ऐसे कई बार क्या होता है कि हमको पर्टिकुलर होना देखने के लिए मिलता है। और in a comparison study, it might predict that student using differentiated instruction will score significantly higher on a test compared to the to student taught traditionally। हो गया, तो इस तरह का हमको कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, नल हाइपोथेसिस, जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसको यूज करते हैं रिसर्च में। दिस हाइपोथेसिस टिपिकली प्रेडिक्ट दैट देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बियॉन्ड व्हाट माइट बी एट्रीब्यूटेड प्योरली टू चांस। कि देखो, जब हम लोग कोई वेरिएबल के अंदर, दो वेरिएबल के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है या ग्रुप्स के अंदर कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं है, जब हम लोग ये बोलते हैं तो ये नल हाइपोथेसिस बन जाता है। नल मतलब क्या है? नो, नेगेटिव, मतलब कुछ नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब इस तरह का बात है, इस तरह का स्टेटमेंट हम करते हैं तो उसको हम लोग नल स्टेटमेंट और नल हाइपोथेसिस बोला जाता है। और बियॉन्ड व्हाट माइट बी एट्रीब्यूटेड प्योरली टू चांस, और ये जो होता है ये क्या हो सकता है कि ये बाय चांस हो सकता है और सैम्पलिंग एरर के लिए भी हो सकता है। लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिक में जब करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये सैम्पलिंग एरर के लिए नहीं हुआ है, कि यहाँ एग्जैक्टली क्या है कि रिलेशनशिप नहीं है और डिफरेंसेस नहीं है। हो गया, स्टैटिस्टिकली हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कि ये जो डिफरेंस है ये बाई चांस नहीं है और सैम्पलिंग एरर के लिए कैसे नहीं है। हो गया, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। इट माइट ऑल्सो बी कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, इसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसी के ऊपर ही ज़्यादातर हम लोग स्टैटिस्टिक यूज करते हैं और इसी को रिजेक्ट एक्सेप्ट ज़्यादातर केसेस में किया जाता है। द नल हाइपोथेसिस इज यूजुअली इम्प्लाइड बट नॉट फॉर्मली स्टेटेड इन मोस्ट केसेस। कि जो नल हाइपोथेसिस है यूजुअली इसी को इम्प्लाइड किया जाता है बट नॉट फॉर्मली स्टेटेड इन मोस्ट केसेस। लेकिन बहुत सारे केसेस में इसको फॉर्मली नहीं बोला जाता है, लेकिन इसी को ही इम्प्लाइड किया जाता है, इसी को ही एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में हम इसी को क्या करते हैं कि फॉर्मली एक्सेप्ट उसको स्टेट नहीं करते हैं। For example, the null hypothesis might state that the mean score on an achievement test would show no difference between student attending school with different start time। हो गया कि ये क्या है कि नो डिफरेंस का बात किया जा रहा है, कि जब नो डिफरेंस का आ गया तब ये नल हाइपोथेसिस हो गया। द नल हाइपोथेसिस इज द वन subjected to statistical testing to determine if it should be written or rejected। हो गया कि स्टैटिस्टिक के थ्रू इसी को हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। हो गया, इसी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट, जो स्टैटिस्टिक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो उसी को फिर दो तरह से हम लोग ज़्यादातर डिवाइड करते हैं। एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, दूसरा वाला नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमको एक डायरेक्शन मिलता है। हो गया कि एक डायरेक्शन मिलता है कि हाइपोथेसिस है, इसलिए उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, एक डायरेक्शनल, एक नॉन डायरेक्शनल। दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द आउटकम। कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या होता है कि यहाँ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि एक तरह का हाइपोथेसिस बनाते हैं। और इफ कंपेयरिंग ग्रुप इट प्रेडिक्ट व्हिच ग्रुप्स मीन विल बी हायर। हो गया कि जब हम लोग दो ग्रुप हैं और कौन सा ग्रुप का जो मीन है वो हायर है, उसके लिए जब हम लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं
हो गया। तब क्या होता है कि डायरेक्शनल होता है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक हो जाता है ए ग्रुप का जो मीन है वो मोर है और वो मैक्सिमम है देन ग्रुप बी। In studies examining relationship, it predicts whether the correlations will be positive or negative. जब हम लोग कोरिलेशन वाला स्टडीज कर रहे हैं तब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट है। ओके, इस तरह का चीजों में हम क्या करते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं और ये ऑटोमेटिकली डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही हो जाता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आर कॉमन इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज व्हेन रिसर्चर आर कॉन्फिडेंट दैट इंटरवेंशन विल कॉज ए डिफरेंस। हो गया। ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है कि वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में देखने के लिए मिलता है, जहाँ की रिसर्चर जो है वो कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मेरा इंटरवेंशन, जो मेरा एक्सपेरिमेंटेशन क्या करेगा कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंस लेकर आएगा। हो गया। तो उसी केस में हम लोग क्या बनाते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। The this predict that a difference or relationship will occur, but it does not specify the direction of that difference or association। कि देखिए कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम तो एक डिफरेंस है, रिलेशनशिप है, इसी को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन यह हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शनल में क्या कर रहे थे, ए और बी दो ग्रुप हैं, ये दोनों से ए के तरफ क्या है, ए ज्यादा है बी से। हो गया। ए ज्यादा है बी से। हो गया। और पॉजिटिव रिलेशन है ए के साथ बी का। ये क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते। हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ ये नहीं बोलते कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ बोलते हैं हम लोग डिफरेंस है, लेकिन किस तरह का डिफरेंस है, ए से ज्यादा बी है या बी से ज्यादा ए है, उसका बारे में हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं बोलते। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलता है, क्योंकि इनको यहाँ से हमको ये वाला हाइपोथेसिस हमको कोई डायरेक्शंस नहीं मिलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, ए रिसर्चर माइट प्रेडिक्ट ए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट प्रेडिक्टिंग वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वही सेम चीजें यहाँ बोला गया है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। The statistical decision made in research are evaluated in terms of probability, not certainty। हो गया। दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल थिंग कि जब हम लोग स्टैटिस्टिकली डिसीजंस लेते हैं रिसर्च में, हो गया, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टर्म जो है उसको हम लोग यूज करते हैं, ना कि सर्टेनिटी। हम लोग नहीं कह सकते कि मैं अगर एक एक्सपेरिमेंट किया हूँ, एक इंटरवेंशन प्रोवाइड किया हूँ और कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया हूँ, ये नहीं बोल सकता कि सोशल साइंस में ज़्यादातर कि ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट है और ये जो डिफरेंस दिख रहा है कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ये सिर्फ मेरे इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, ऐसे हम लोग कभी भी बोल नहीं सकते। हो गया। स्टैटिस्टिक में क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी का बोला जाता है कि देयर मे बी प्रोबेबिलिटी। हो गया कि ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ये मेरा जो इंटरवेंशन है उसके लिए हुआ है। लेकिन ज़्यादातर थेसिस, इंडियन थेसिस में अगर देखेंगे तो हम लोग क्लेम करते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये जो रिलेशनशिप है, ये सिर्फ मेरे इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमको कैसे लिखना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में इट मे बी अकर ड्यू टू माई इंटरवेंशन। इस तरह से ही हमको जो हमारा जो फाइंडिंग्स है उसको रिपोर्टिंग करना चाहिए और इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, जो कि इंडियंस रिसर्च थेसिस को आप देखिए तो जो लैक करता है, हर एक स्टडीज में आपको लैक करता है। 100 से 70-80 स्टडीज में ये लैक करता है, ये पॉइंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। दिस मीन्स दैट रिसर्चर कैन नॉट डेफिनेटली प्रूफ एनीथिंग but can only describe the likelihood of obtaining observed result purely due to chance। कि देखो कि रिसर्चर जो है वो डेफिनेटली प्रूफ कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बोल सकता है कैन ओनली डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्जर्व्ड रिजल्ट प्योरली ड्यू टू चांस। कि ये ड्यू टू चांस ये जो है ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू।
लेकिन हम लोग डायरेक्टली डेफिनेटली प्रूफ नहीं कर सकते। The concept of probability and level of significance are central to deciding whether to retain or reject the null hypothesis in a study। कि देखिए कि आप टी टेस्ट एफ टेस्ट कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन जब आप डिसीजंस लेने का टाइम आएगा, जब आपको हाइपोथेसिस को रिटेन और रिजेक्ट करने का टाइम आएगा, तो आपको दो चीजों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जो चीजों का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। एक क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी लेवल, और दूसरा वाला है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कि आप अगर प्रोबेबिलिटी को सेट नहीं किए हैं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट नहीं किए हैं, तो आप कोई भी स्टैटिस्टिक लगा लीजिए, आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। स्टैटिस्टिक को हम लोग यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, लेकिन ये दो चीज जो है, एक प्रोबेबिलिटी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमको क्या करता है कि डिसीजंस लेने के लिए ये हमको हेल्प करता है कि हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, रिटेन करें या रिजेक्ट करें। हो गया। तो the probability and null hypothesis. In most statistical tests, researchers begin by calculating a sample statistic and then compare it to an appropriate critical value। कि ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं, हमको वो स्टैटिस्टिकल वैल्यू मिल जाता है और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मिल जाता है, और उसके बाद जो ऑब्टेन वैल्यू मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, जिसको कि क्या बोला जाता है, टेबल वैल्यू भी बोला जाता है। हो गया, टेबल वैल्यू भी बोला जाता है। उसी के साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपेयर करते हैं, टेबल वैल्यू बोला जाता है। लेकिन आप अगर यूज कर रहे हैं कोई भी जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे कि एसपीएसएस, ये सब चीज उसी का ऑटोमेटिकली एक वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू निकल आता है कि एक तो ऑब्टेन वैल्यू और एक कैलकुलेटेड वैल्यू। हो गया, जो कि जिसको कि आपका ऑब्टेन वैल्यू को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और हम लोग ट्रेडिशनली क्या कर रहे थे, क्रिटिकल वैल्यू भी उसको बोलते हैं और टेबल वैल्यू भी उसको बोलते हैं। हो गया, क्रिटिकल वैल्यू हमको वो ज़्यादातर आज का डेट में जो स्टैटिस्टिक का जो टूल आ रहा है जैसे कि एसपीएसएस, हो गया, जामो भी, इसी में हमको मिलता है। लेकिन जब अगर कोई ट्रेडिशनली पेपर पेन में कर रहा है, तो उसको क्या करता है, करना पड़ेगा कि जो हमारा स्टैटिस्टिक का बुक का पीछे जो एक टेबल्स रहता है, वो टेबल्स का वैल्यूज, हो गया, वो अलग अलग वैल्यू रहता है अलग अलग स्टैटिस्टिक के लिए, उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है। और ये क्रिटिकल वैल्यू के साथ हम कंपेयर करके क्या करते हैं कि डिसीजन लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए भी वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी लेवल रहता है, 0.5, 0.01, 0.10, हो गया, वो भी दिखने हमको पड़ता है। हो गया। नेक्स्ट, दिस क्रिटिकल वैल्यू सर्व as the cutoff point between result that are considered statistically significant एंड दोज दैट आर नॉट। और ये जो क्रिटिकल वैल्यू होता है, ये कट ऑफ का पॉइंट करता है, कट ऑफ पॉइंट का काम करता है कि यहाँ से डाटा एक्सीड कर रहा है तो सिग्निफिकेंट है, इक्वल या एग्जिस्ट एक्सीड कर रहा है तो सिग्निफिकेंट है। अगर हमारा जो ऑब्टेन वैल्यू वो नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट है। बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन, द रिजल्ट टिपिकली लीड टू वन और टू कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द नल हाइपोथेसिस। तो दो जो कंक्लूजन आता है, क्या होता है, एक तो हम रिजेक्ट करते हैं, नहीं तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो रिजेक्ट कब करते हैं, दिस अकर इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू। कि जब हमारा ऑब्टेन वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है, तब हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है कि जो स्टडी है वो सिग्निफिकेंट बन जा रहा है। हो गया, कि एक एग्जांपल देखिए कि देयर इज नो रिलेशनशिप, कि देयर इज नो डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। ये क्या है, हमारा नल हाइपोथेसिस है। और जब हम लोग इसी का कैलकुलेशन किए, हो गया, कैलकुलेशन जब किए और क्रिटिकल वैल्यू से जब ज़्यादा हो गया हमारा ऑप्टेन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि ये जो देयर इज नो डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो इसी को रिजेक्ट करेंगे, तो इसका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो कौन सा है कि देयर इज रिलेशनशिप एग्जिस्ट और डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन ग्रुप ए एंड बी, उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जब उसी को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है, स्टडी जो है, सिग्निफिकेंट बन जा रहा है। Resulting null hypothesis means that the difference or relationship observed is too large to have happened by chance alone, and probability of obtaining the result by chance is very small।
कि देखो कि जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि वहाँ डिफरेंसेस है हो सकता है या रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और हमारा जो लेवल होता है, लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उसी के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ अगर 0.95% अगर प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं तो 5% चांसेस है कि ये बाई चांस हो गया। 95% चांसेस क्या है कि यहाँ रियल जो डिफरेंस है, रियल जो रिलेशनशिप है, उसके लिए ही हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किए हैं। कि देखिए जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या कि डिफरेंस है और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन कितना हो गया वो डिपेंड करता है कि हमारा जो 95%, 99% जो कि हम लोग जब हम लोग क्रिटिकल्स वैल्यू देखते हैं उसका पे अलग अलग लेवल रहता है। 0.5, 0.1, 0.01 हो गया। 0.05 का मतलब क्या है, यहाँ 95% क्या है कि 95% चांसेस ये है कि रियली वहाँ डिफरेंसेस एग्जिस्ट है और रिलेशनशिप एग्जिस्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% चांसेस ये है कि ये बाई चांस हो सकता है और सैम्पलिंग एरर के लिए ही ये जो डिफरेंस और रिलेशनशिप ये एग्जिस्ट कर सकता है। 0.10 का बात करते हैं कि 90% चांसेस ये है कि ये जो डिफरेंस है ये रियल है, सिर्फ 10% ये है कि वो सैम्पलिंग एरर के लिए हो सकता है। ऐसे 0.01 का बात करें तो 99% ये चांस है कि जो डिफरेंस है कि वो रियल है, जो रिलेशनशिप है वो रियल है। सिर्फ 1% चांस है कि ये जो डिफरेंस और रिलेशनशिप है ये किसके लिए है कि सैम्पलिंग एरर के लिए हो सकता है। हो गया, ऐसे हम लोग इसको लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हिच प्रेडिक्टेड ए डिफरेंस और रिलेशनशिप इज लाइकली कन्फर्म। और रिटर्न हम लोग कब करते हैं कि देखिए जब हम लोग का जो कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्टेन्ड वैल्यू वो क्रिटिकल वैल्यू से कम रहता है तब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिटर्न करते हैं और उनको उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिटर्न करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो दो ग्रुप हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस है या उनके अंदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। जीरो कंक्लूड दैट हो गया। तो और यहाँ ये माना जाता है डिफरेंस इज नॉट मीनिंगफुली ग्रेटर देन जीरो एंड कंक्लूड हैव हैपेंड बाय चांस। और ये जो है ये सैम्पलिंग एरर के लिए भी जो डिफरेंस है वो हो सकता है, लेकिन रियली क्या है कि ये जो है उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसे को हम लोग पी वैल्यू बोलते हैं। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पी वैल्यू indicate the probability that a researcher is making a mistake by rejecting a true null hypothesis. This is chance that the result obtained were due to purely sampling error। कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसी को पी वैल्यू भी बोला जाता है और जो हमारा स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है उसी में पी वैल्यू हमको देखने के लिए मिलता है। और इसी का मतलब क्या है कि इसी का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी जो है रिसर्चर का मिस्टेक के लिए कितना परसेंट मिस्टेक हो सकता है, कि एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कितना परसेंट एक रिसर्चर का मिस्टेक हो सकता है। हो गया, उसी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं और पी वैल्यू बोलते हैं। और ये जो मिस्टेक है वो उसको क्या बोला जाता है कि सैम्पलिंग एरर के लिए ये मिस्टेक कितना परसेंट तक हो सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये कन्वेंशनल कट ऑफ पॉइंट है। उसी के थ्रू ही हम क्या करते हैं कि जो हम डिसाइड करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। Statistically significant result findings are generally reported as statistically significant if the probability level is 5% or less। कि देखो फाइंडिंग्स जो है उसको हम लोग ज़्यादातर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मानते हैं जब हमारा जो प्रोबेबिलिटी 0.05 होता है या 5% होता है। ओके, when result are statistically significant the exact probability level may be reported और highest level of significance achieved। कि जब ये रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है तो उस टाइम हमको जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी लेवल जो है
उसको हम लोग रिपोर्ट कर पाते हैं, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसी को भी हम देखने के लिए मिलता है। Next, not statistically significant result. If the probability level is higher than 5%, the findings are usually reported as not significant। कि जब हम ये 5% का बात किया जा रहा है, नॉर्मली जो लेते हैं, तो वो 5% अगर है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट बोलते हैं। लेकिन 5 से ज़्यादा होता है तो उसको नॉट स्टैटिस्टिकली नॉट सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ अगर हम लोग देखें मेडिकल साइंस में, तो 0.01 देखा जाता है, तो वहाँ 1% देखा जाता है, कि वो लोग 1 ही% को देखते हैं। तो और ऐसे तो कुछ रिसर्च होता है कुछ फील्ड में जहाँ की ये प्रोबेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, वो लोग 100% को ही मानते हैं। ओके, अगर 100% हो रहा है तो जाकर उनके लिए सिग्निफिकेंट है, और अगर नहीं हो रहा है तो उनके लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये ज़्यादातर जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम सोशल साइंस का बात करें तो यहाँ 0.05 को ही यूज किया जाता है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इन स्टैटिस्टिक द टर्म सिग्निफिकेंट डज नॉट ऑटोमेटिकली implies दैट द फाइंडिंग इज यूजफुल इन प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट। कि अगर हम लोग देखें सिग्निफिकेंट वर्ड को जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चला आता है कि सिग्निफिकेंट मतलब ये यूजफुल है, हो गया, ये प्रैक्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसी का मतलब क्या है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी लेवल इज सेट बिफोर द डाटा कलेक्शन एनालिसिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए कि इसका मतलब ऐसा नहीं है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब ये नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हो गया, ये एक नंबर से ज्यादा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। और स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट का मतलब ये क्या है, ये स्टैटिस्टिकल है। हो गया, ये रियल नहीं है। लेकिन जब हम लोग प्रोबेबिलिटी लेवल्स को सेट करते हैं कि डाटा कलेक्शन और एनालिसिस से पहले ही इसी को हम लोग सेट कर देते हैं। ओके, जैसे कि एक मैं एग्जांपल दिया मेडिकल साइंस में, वहाँ 0.01 को लिया जाता है। ओके, तो ये पहले से ही वो तय हुआ रहता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक वर्ड अल्फा, when the convention is to use alpha level 0.05. Some exploratory studies may use 0.10, and studies require higher confidence may be use 0.01. Okay, next we are going to discuss error in decision making, type 1 and type 2, samples size and significance, degree of freedoms, effect size, sampling error and sampling error and the normal distribution, uh, standard error of mean, confidence intervals, or at last we will see step in process of hypothesis testing.